And this is the second part of our lecture नंबर 21 और हम बात कर रहे हैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट की। तो आपसे अर्ज कर रहा था कि आप अगर एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज को हायर करेंगे फॉर योर बिजनेस एक्सपेंशन सर्विसेज, तो दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो आप इन कंपनीज की तब तक सर्विसेज एक्वायर कर लें जब तक आपके पास के फॉरेन मार्केट में जाके इस्टेब्लिशमेंट होने के स्टेजेस तक आप इनकी सर्विसेज हायर कर सकते हैं। दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप सर्विसेज तब तक एक्वायर करते हैं कि लॉन्ग रन में ये आपके लिए एक इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म का रोल प्ले करें। अब आ जाइए कि तीसरा जो एलिमेंट है, आपने अगर अपनी एक्सपोर्ट एफिशिएंसीज को इंक्रीज करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। दैट वाज कि आपको एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी डिवाइस करनी पड़ेगी, इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी और ट्रबल शूट करनी पड़ेगी। अब ये जो EMCs हैं, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, इनकी पार्टनरशिप के साथ भी आप कोलैबोरेट करके अपनी एक्सपोर्ट स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं। Exporters can hire an EMC to help identify opportunities and navigate paperwork and regulations. Starting by focusing initially on just one or a few markets, एक मार्केट में आप चले जाइए किसी नेबरिंग कंट्री में, या वहाँ से आप फिर जब इस्टेब्लिश हो जाए तो अपनी बिजनेस एक्सपांड करते जाइए और नंबर ऑफ कंट्रीज आप बढ़ाते जाइए, या आप एक दूसरी मार्केट में चले जाएं बहुत छोटे स्केल में। और बहुत छोटे स्केल से मतलब है कि आप पूरे इवन कंट्री लेवल पे भी ना चाहिए, रीजन स्पेसिफिक हो जाइए। उसके पीछे अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपने कॉस्ट जो है ना उनको रिड्यूस करना है, जो रिस्क फैक्टर है फेलियर का उसको आपने रिड्यूस करना होता है। तो ये दो बेंचमार्क्स हो सकते हैं आपके एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी में, लाजमी इंक्लूड होना चाहिए। फिर जो है, यू बीइंग एन एक्सपोर्टर शुड आल्सो रिकॉग्नाइज दैट द टाइम एंड मैनेजरियल कमिटमेंट involved in building export sales is humongous। ये 9 to 5 ऑफिस जॉब का कॉन्सेप्ट शायद इसके अंदर डाइल्यूट हो जाता है। यहाँ पे फिर जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वो शायद बॉर्डरलेस हो जाता है कि सिंस आप दूसरे ममालिक में जा रहे हैं तो टाइम जोन्स का भी डिफरेंस आ जाता है, फिर वर्किंग आवर्स का भी डिफरेंस आ जाएगा। तो वो एक जो कॉन्सेप्ट है 9 to 5 की जॉब का वो शायद फिर एलिमिनेट हो जाए, या अगर एलिमिनेट नहीं होता तो कुछ अर्से तक वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स करना पड़ेगा आपको। और बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है, अटेंशन इन टर्म्स ऑफ टाइम है, कमिटमेंट है एंड एनर्जी है। ये तीन अटेंशन के स्पैन्स हैं इफ़ यू वांट टू रियली बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग एंड एंड्यूरिंग रिलेशनशिप विद योर लोकल डिस्ट्रीब्यूटर एंड फॉरेन कस्टमर्स। तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। फिर आपको जो एक और अच्छा काम करना चाहिए दैट इज़ कि आप लोकल पर्सनल्स जब कहता है तो होस्ट कंट्री जिस मुल्क में आप जा रहे हैं वहाँ के लोकल लोगों को आप हायर करें। लेट्स से कि अगर आप इंडियन मार्केट में जा रहे हैं तो आप इंडियन मार्केट के लोग ही हायर करें। वो आपकी फर्म को इस्टेब्लिश करने में हेल्प आउट करेंगे उनके मुल्क में। या आप अगर आप चले जाते हैं ऑस्ट्रेलियन मार्केट में तो वहाँ जो एक नेटिव ऑस्ट्रेलियन बैठा हुआ है वो ज़्यादा वेल अवेयर्ड होगा ऑस्ट्रेलियन कल्चर से, बिजनेस प्रैक्टिसेस से, तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपको हेल्प आउट कर सकता है। और फिर जो है आपने एक और चीज़ देखनी है कि लोकल प्रोडक्शन पे आपने फोकस करना है। ठीक है, स्टार्ट में आप अपने मुल्क में होम कंट्री में प्रोडक्ट बनाएं और उसके बाद जब आप उसको दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट करें तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी ग्रिप बनती जाती है फॉरेन मार्केट्स में तो फिर कोशिश कीजिए कि आपकी जो प्रोडक्शन है फॉर दोज मार्केट्स वो उन्हीं ममालिक में स्टार्ट हो जाए। अब आ जाइए कि एक्सपोर्टिंग के लिए आपको जो फाइनेंसिंग चाहिए वो कहाँ से और किन वेन्यूज़ में आपके लिए अवेलेबल हो सकती है। बहुत सारे मैकेनिज्म हैं इसके अंदर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको फाइनेंशियल डेट देते हैं, इक्विटी देते हैं या लैंडिंग कर रहे होते हैं। तो ये मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। मैकेनिज्म फॉर फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स हैव इवॉल्व्ड ओवर द सेंचुरीज इन रिस्पॉन्स टू लैक ऑफ ट्रस्ट दैट एग्जिस्ट इन एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस। इसमें सर कोई ये ट्रेड सीक्रेट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ट्रस्ट डेफिसिट रहेगा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट डिलीवरी एंड कैश रिसीट्स। सबसे बड़ा कंसर्न यही है अगर कैश रिसीट्स का है या आपकी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डिलीवरी का है तो उसके अंदर ट्रस्ट डेफिसिट को आपको रिड्यूस करने के लिए फिर आप एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग की तरफ चले जाते हो। और ये मैं जैसे अर्ज कर रहा था कि आपके पास लैक ऑफ ट्रस्ट रहेगा तो लैक ऑफ ट्रस्ट वही प्रोडक्ट की डिलीवरी एंड कैश रिसीवेबल्स के हवाले से है। तो अब इसके अंदर ट्रस्ट को डेफिसिट को फिर ओवरकम कैसे किया जाता है वो यहाँ से ऑनवर्ड आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर हैव टू ट्रस्ट समवन
who may be very difficult to track down if they default on an obligation. तो सर यहाँ से अब एक कॉन्सेप्ट आएगा गारंटियर का। एक्सपोर्टर के लिए भी एक बैंक गारंटियर का रोल प्ले करेगा और इंपोर्टर के लिए भी एक बैंक गारंटियर का रोल प्ले करेगा। और यहाँ से फिर इनिशिएट होगा आपका लेटर ऑफ क्रेडिट मैकेनिज्म। वो कैसे है वो अगली स्लाइड में आपको बता देता हूँ। ईच पार्टी हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रेफरेंसेस रिगार्डिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। Exporters prefer to be paid in advance, while importers prefer to pay after shipment is arrived. तो वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बेसिकली ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स टू द इम्पोर्टर एंड कैश रिसीट्स बाय एक्सपोर्टर जो है वो उस हवाले से ट्रस्ट डेफिसिट है। अब इसको वो कैसे ओवरकम हम कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम द लैक ऑफ ट्रस्ट कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग अ थर्ड पार्टी हु इज ट्रस्टेड बाय बोथ, नॉर्मली a reputable बैंक। तो वही मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान में अगर लेट्स से कि आपका फर्म ABC है और उसको कोई एक बैंक होगा जो उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को डील कर रहा होगा, तो वो बैंक एज ए गारंटियर के तौर पे आपकी पाकिस्तानी फर्म के लिए काम कर सकता है। और इम्पोर्टर का है एक जो दूसरे मुल्क में बैठा हुआ है और वहाँ से अगर उसका जो एक बैंक होगा पैरेलल, वो ये दोनों बैंक्स एक दूसरे के लिए गारंटियर का रोल प्ले कर सकते हैं। अब आ जाइए कि जो टिपिकल ट्रेड ट्रांजैक्शन है वो एग्जीक्यूट कैसे होती है। ये काफ़ी डिटेल में उसने पैरामीटर्स के साथ आपको समझाने की कोशिश की है कि एक तरफ आपका एक्सपोर्टर और एक तरफ आपका इंपोर्टर है, तो हाउ दिस मैकेनिज्म वर्क्स। तो सबसे पहले सर इंपोर्टर जो है वो ऑर्डर एक प्लेस करेगा, राइट, एंड देन एक्सपोर्टर एग्रीज टू फुलफिल दैट ऑर्डर। वो ऑर्डर जो है कमोडिटीज़ का भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी का भी हो सकता है, स्टेपल फूड्स का भी हो सकता है, या इवन डेयरी प्रोडक्ट्स का भी हो सकता है, डिपेंड्स। तो जब इंपोर्टर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया और एक्सपोर्टर एग्रीज टू पे द बिल, तो फिर क्या होता है। अब जो है इंपोर्टर अरेंजेस फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है जी। अब लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इशू करता है आपका फ्रेंचाइजर इंपोर्टर, followed by Bank of Paris needs a letter of credit to Bank of New York. For the sake of understanding, they have developed a hypothesis. That is step number 4 कि जब इंपोर्टर ने आपके लिए क्रेडिट अरेंज कर दिया तो फिर आप जो है 4 पॉइंट पे आ जाइए बॉटम डाउन में, बैंक ऑफ पेरिस नीड्स लेटर ऑफ क्रेडिट टू बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। और यहाँ से फिर आगे बैंक ऑफ न्यूयॉर्क इन्फॉर्म्स एक्सपोर्टर ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। तो एक किस्म का ये मैकेनिज्म है, वर्किंग मैकेनिज्म है कि वो अमेरिकन बैंक जो है वो अपने एक्सपोर्टर को इन्फॉर्म करता है कि यस वी हैव रिसीव्ड लेटर ऑफ क्रेडिट एंड ट्रांजैक्शन विल मूव ऑन। फिर जब उसको ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि अमेरिकन एक्सपोर्टर को कि अमेरिकन फ्रेंच इंपोर्टर ने लेटर ऑफ क्रेडिट दे दिया, तो फिर वहाँ से वो आगे प्रोसेस चलता है। तो एज ए रिजल्ट गुड्स शिप टू फ्रांस चली जाएंगी, फॉलोड बाय एक्सपोर्टर्स प्रेजेंट्स ड्राफ्ट टू द बैंक। अब ये जो अमेरिकन एक्सपोर्टर है ये बैंक ऑफ न्यूयॉर्क को ड्राफ्ट जो है वो देगा, एंड फॉलोड बाय फिर बैंक ऑफ न्यूयॉर्क प्रेजेंट ड्राफ्ट एंड बिल ऑफ लैंडिंग टू द बैंक ऑफ पेरिस, एंड एज ए रिजल्ट न्यूयॉर्क बैंक जो है बैंक ऑफ पेरिस को वो सारे डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा, और उसके बाद बैंक ऑफ पेरिस रिटर्न्स एक्सेप्टेड ड्राफ्ट। तो ये फिर उस तरह बैंक ऑफ पेरिस जो है वापस इसको रिटर्न कर देगा बैंक ऑफ न्यूयॉर्क को। फिर फॉलोड बाय उसके बाद जो अगला एक मैकेनिज्म होगा दैट विल बी के एक्सपोर्टर सेल्स ड्राफ्ट टू द बैंक। अमेरिकन एक्सपोर्टर जो है वो अगेन बैंक ऑफ न्यूयॉर्क को अपना ड्राफ्ट सेल कर देगा, एंड फॉलोड बाय bank tells importer documents arrived, and followed by goods shipped was Bank of New York presents mature draft and gets payments। तो ये टोटल सारे का सारा मैकेनिज्म है जो उसके अंदर काम कर रहा होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर या टिपिकल ट्रेड ट्रांजैक्शन कैसे काम करती है। अच्छा, अब उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लेटर ऑफ क्रेडिट। अब ये क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट इज इशूड बाय बैंक एट द रिक्वेस्ट ऑफ एन इम्पोर्टर एंड स्टेट्स द बैंक will pay a specified sum of money to a beneficiary, normally the exporter, on presentation of particular specified documents. This system is attractive because both parties are likely to trust a reputable bank even if they do not trust each other. Sir, ये lecture number 21 part 2 I will stop here,
एंड उसके बाद पार्ट 3 में इंशाल्लाह फिर मैं हाजिर होता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।